हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गेटिंग स्टार्ट विद आर, जो कि आपका बिजनेस एनालिटिक्स का यूनिट 3 है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि मैम आपने यूनिट 1 करा के यूनिट 3 क्यों करा रहे हो, यूनिट 2 कहाँ है? तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, गाइडलाइन वाली वीडियो जाके देखनी है। बिजनेस एनालिटिक्स की जो गाइडलाइन वाली वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं और उसी से आपको पता चलेगा कि यूनिट 2 मैंने क्यों नहीं कराई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसमें आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ आर के बारे में। ठीक है, आर क्या है? आर एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है स्टैटिकल कंप्यूटिंग, डेटा को एनालाइज करने के लिए और डेटा को विजुलाइज करने के लिए। इसको डेवलप किया गया था 1990 में। और अब आर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिजनेस एनालिटिक्स में, जैसा कि आप पढ़ ही रहे हो, फाइनेंस में, मार्केटिंग एनालिटिक्स में, रिसर्च एंड स्टार्ट एंड मशीन लर्निंग एज वेल एज टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग आपकी यूनिट 4 है, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है, तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आर का नेचर कैसा है। तो आर जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब मैम ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो, इसका मतलब है कि ये फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए। आप ईजिली इसे डाउनलोड कर सकते हो बिना कुछ पे करे। ठीक है, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि ये डेवलप और मेंटेन करा जाता है लार्ज कम्युनिटी के द्वारा, जैसे जिनके अंदर कौन कौन है उस कम्युनिटी में, स्टैटिशियन, रिसर्चर, डेटा प्रोफेशनल। The next is R is interpreted language and what is the meaning of interpreted? इसका मतलब है कि जो भी कमांड होती है ना आर की, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। आपने एक कमांड लिखी, फिर आप प्रेस करो कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, आपकी वो वाली जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अगर कोई भी एरर आ रही होगी ना, आपको उसी लाइन में पता चल जाएगा। देन आर इज वेक्टर ओरिएंटेड लैंग्वेज। वेक्टर ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है ग्रुप ऑफ वैल्यू पे एक साथ। वेक्टर कैसे बनता है आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मैं लिख रही हूँ ना, इस तरीके से वेक्टर होता है, एक्स इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर। ठीक है, अब आपको मान लो इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आप बस वेक्टर बना के मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 से। तो आर जो है वो वेक्टर ओरिएंटेड लैंग्वेज है और वेक्टर्स पे ही काम करता है, मतलब वो ग्रुप ऑफ वैल्यू को एक साथ हैंडल करता है इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग वन वैल्यू एट ए टाइम। देन नेक्स्ट इज आर इज ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जितने भी नंबर, डेटा सेट, फंक्शन, इवन द ग्राफ, उनको ये स्टोर करके रखता है एज एन ऑब्जेक्ट, और इसी वजह से ये ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। देन नेक्स्ट इज एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ आर। देखो, आर ना खुद में ही काफ़ी बड़ी एक लैंग्वेज है और काफ़ी स्ट्रेंथफुल है, लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट नेचर है दैट इज एक्सटेंसिबल। मतलब आप इसे ना एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे? क्योंकि इसके अंदर 1000 ऑफ पैकेजेस हैं। पैकेजेस क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ फंक्शन जो क्रिएट किए गए होते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग एंड टेक्स्ट एनालिसिस। यूजर इन सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकता है और एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ आर इंजॉय कर सकता है। देन स्ट्रॉन्ग ग्राफिकल कैपेबिलिटी। देखो, आर के पास कैपेबिलिटी है कि वो हाई क्वालिटी ग्राफ और चार्ट को क्रिएट कर सके, जैसे कि हिस्टोग्राम बनाना, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट, लाइन ग्राफ एंड मैनी अदर टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन। जब मैं आपको आगे आर लैंग्वेज पढ़ाऊंगी ना प्रैक्टिकल में, तो ये सारे ग्राफ और चार्ट मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। देन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट नेचर है आर का। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मतलब कि ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है। मान लो आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, और वो प्रोग्राम आपने लिखा है विंडोज़ पे। अब आपका जो दोस्त है वो थोड़ा अमीर है, तो उसके पास है मैकबुक। तो आपने क्या किया, अपना प्रोग्राम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके अपने दोस्त को पहुंचा दिया, तो उसकी मैकबुक में भी बिना किसी मॉडिफिकेशन के वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि आर जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द एडवांटेज ऑफ आर। एडवांटेज क्या है? देखो, एडवांटेज ना काफ़ी ज़्यादा आपके नेचर ऑफ आर से रिजेंबल करेंगे। तो पहली एडवांटेज क्या है कि ओपन सोर्स और फ्रीली अवेलेबल है। आप इजीली इसे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा एज अ लाइसेंस फी। देन स्ट्रॉन्ग स्टैटिकल कैपेबिलिटी। आर को स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था स्टैटिकल कंप्यूटिंग के लिए, और इसीलिए इस आर के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन स्टैटिकल फंक्शन और टेक्निक हैं जो आर को सपोर्ट करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, टाइम सीरीज एनालिसिस में, कोरिलेशन, क्लस्टरिंग और मैनी अदर एडवांस मेथड।
देन नेक्स्ट इज वास्ट कलेक्शन ऑफ पैकेजेस। हमने अभी पढ़ा कि आर का जो नेचर होता है वो एक्सटेंसिबल होता है। क्यों? क्योंकि आर के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं और आप इन्हें लोड कर सकते हो और इन पे काम कर सकते हो। देन पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन। आर जो है उसके पास एक स्ट्रॉन्ग ग्राफिकल कैपेबिलिटी है और उसमें आप हाई क्वालिटी चार्ट एंड ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। देन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटा। आर ना कैपेबल है कि वो हैंडल कर सके लार्ज डेटा सेट को और परफॉर्म कर सके कॉम्प्लेक्स डेटा एनालाइज को एफिशिएंटली। क्यों? क्योंकि आर जो है वो वेक्टर बेस्ड स्ट्रक्चर पे काम करता है, मतलब वो लार्ज डेटा सेट को एक साथ हैंडल करता है इंस्टेड ऑफ सिंगल। अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि आर जो है वो वेक्टर पे काम करता है, तो वो कई सारी वैल्यू को एक साथ काम करता है, उन पे ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करता है। तो इससे क्या होता है? स्पीड इंप्रूव होती है और परफॉर्मेंस भी। देन नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। देखो आर के पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि इसको अकेडमिक और प्रोफेशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन जाके देखो तो आर को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन मिल जाएंगे, जिससे आर को पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा आसान है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंस्टॉलेशन ऑफ आर पैकेजेस। आर पैकेजेस को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं? तो देखो पैकेज क्या होता है, पहले ये समझो। पैकेज क्या है? कलेक्शन है फंक्शन, डेटा सेट और डॉक्यूमेंटेशन का, जिसको डिजाइन किया गया है स्पेसिफिक टास्क जैसे डेटा विजुअलाइजेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, मशीन लर्निंग एंड टेक्स्ट माइनिंग को परफॉर्म करने के लिए। अब किस तरीके से हम आर के पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं? तो आर के पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्रेन की। अब ये क्या है? दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। यहीं पे हमें मोस्ट ऑफ द आर पैकेजेस मिल जाते हैं। अब मैं आपको ना कुछ कमांड्स पढ़ाने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप जो है आर पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैम जो हमारा थ्योरी पेपर होता है एंड ऑफ द टर्म में, तो उसमें क्या कमांड आती है? देखो उसमें कमांड अभी तक तो नहीं पूछी गई है, पिछले मैंने जितने भी पेपर एनालाइज करे हैं। बट ड्यू कब बॉम्ब फोड़ दे कुछ नहीं पता, ठीक है? हो सकता है अब तक ना आई हो बट आगे आ जाए। और जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उनको तो पढ़ना ही है क्योंकि उनके प्रैक्टिकल में आएगा। तो जब मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगी, अगर आपने यहाँ पे पढ़ रखा होगा ढंग से तो आपको वहाँ आसानी पड़ेगी। तो अब ध्यान से दिमाग एकदम खोल के चीज़ें समझ लो, ठीक है? स्किप मत करना। तो देखो हमें इंस्टॉल करने के लिए आर के पैकेजेस को कमांड लगानी पड़ती है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और यहाँ पे हमें पैकेज का नाम लिखना पड़ता है। मान लो ggplot2 नाम का एक पैकेज है जिसे मुझे इंस्टॉल करना है, तो मैं लिखूंगी इंस्टॉल डॉट पैकेज ggplot, ठीक है? इस कमांड से क्या होगा कि हमारा जो पैकेज है वो डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अपने करेंट एनवायरनमेंट में उसको लोड करने के लिए मुझे नेक्स्ट कमांड देनी पड़ेगी, दैट इज लाइब्रेरी ggplot, ठीक है? इससे क्या होगा कि पैकेज जो है वो लोड हो जाएगा हमारे करंट एनवायरनमेंट में। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप पैकेज इंस्टॉल करोगे तो आपको उसका नाम इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, लेकिन जब आप लोड करोगे तो उसका नाम आपको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना है। ये कई बारी और मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो होती है और बच्चे फिर परेशान होते हैं। अगर आपको मल्टीपल पैकेजेस एक साथ इंस्टॉल करने हैं तो आपको कुछ इस तरीके से कमांड देनी पड़ेगी, ठीक है? अब आप कहोगे कि ये मैम सी क्या है, तो देखो ये वेक्टर है, वेक्टर क्रिएट करने का तरीका है ये। मैं आगे आपको वेक्टर क्रिएट करने का जब तरीका बताऊंगी यहीं पे PDF में इसी में, तो आपको पता चल जाएगा। देन अपडेटिंग अ पैकेज, मान लो आपको अपना पैकेज अपडेट करना है, ऑलरेडी इंस्टॉल है बस उसे अपडेट करना है, तो आपको ये वाली कमांड लगानी पड़ेगी। अगर आपको अपने करेंट एनवायरनमेंट में से पैकेज को रिमूव करना है तो आपको ये कमांड लगानी पड़ेगी, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंपोर्टिंग अ डेटा फ्रॉम अ स्प्रेडशीट फाइल इन आर। देखो मैंने आपको अभी बताया कि जो आर है वो क्या है, वो स्टैटिकल लैंग्वेज है। अब स्टैट का कोई भी फंक्शन आपको करना होगा तो उसके लिए डेटा तो चाहिए होगा, और डेटा कहाँ होता है आपका? एक्सेल फाइल में, स्प्रेडशीट फाइल में, CSV फाइल में, यही होता है ना डेटा। तो उनको अपने आर एनवायरनमेंट में इंपोर्ट तो कराना पड़ेगा। तो उसको कैसे इंपोर्ट कराते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि CSV फाइल को कैसे इंपोर्ट कराते हैं। CSV फाइल जिसे नहीं पता है तो बता दूँ, CSV इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है टैबुलर डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा read.csv। आपको read.csv लिखना है और फाइल का नाम लिख देना है, ठीक है? वो आपकी फाइल जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, दैट इज इंपोर्टिंग अ एक्सेल फाइल। अब एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना ना इतना आसान नहीं है। उसके लिए पहले आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज रीड एक्सेल। रीड एक्सेल नाम का एक पैकेज है, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद फिर लाइब्रेरी फंक्शन लगा के उसे लोड करना पड़ेगा, और फिर आप रीड एक्सेल नाम के फंक्शन से ही उस फाइल को इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है? अब मान लो कि आपको इस एक्सेल फाइल में से किसी एक स्पेसिफिक शीट को इंपोर्ट करना है।
आपको पता है ना एक्सेल फाइल में कई सारी शीट होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो मान लो आपको कोई एक स्पेसिफिक शीट को इंपोर्ट करना है बस, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसी कमांड लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको ये चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक बार आपकी फाइल इंपोर्ट हो गई तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को आपको चेक करना होगा कि सही से डेटा इंपोर्ट हुआ है या नहीं, वही फाइल इंपोर्ट हुई है या नहीं, कोई और तो नहीं होगी। तो उसके लिए कुछ कॉमन फंक्शन है हेड डेटा। इससे क्या होगा, आपको फ्यू फर्स्ट रोज जो हैं उस फाइल की वो डिस्प्ले हो जाएंगी। str डेटा से स्ट्रक्चर पूरा डिस्प्ले हो जाएगा कि उस फाइल में क्या क्या कॉलम है, क्या क्या रो है, वो सब। और समरी डेटा से पूरा स्टार्ट की जो समरी होती है ना उस फाइल की, वो आपको मिल जाएगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कमांड एंड सिंटेक्स इन आर। देखो, कमांड एंड सिंटेक्स जो है ना वो रूल और स्ट्रक्चर होते हैं जिनको लिख के आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, कोई डेटा स्टोर करना है या किसी भी डेटा सेट को एनालाइज करना है, तो आपको प्रॉपर सिंटेक्स के साथ अपनी कमांड लिखनी पड़ेगी। तो कुछ रूल्स, कुछ बेसिक सिंटेक्स मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहले असाइनमेंट ऑफ वैल्यू। मान लो आपको x को 5 या 10 वैल्यू असाइन करनी है, तो आप कैसे असाइन करोगे? अगर आपको पता हो तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन में क्या करते हो, x इज इक्वल्स टू 5 ऐसे असाइन करते हो ना, आप ऐसे भी असाइन कर सकते हो। ठीक है, ये भी सही मेथड है, आर के अंदर ये भी चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा ये वाला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना वो यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हो दोनों ही ऑपरेटर्स में काम करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज राइटिंग अ बेसिक कमांड। मान लो आपको बेसिक कमांड कुछ लिखनी है, तो आप कैसे लिखोगे? आपने ये लाइन लिखी, x इज इक्वल्स टू 5, मतलब आपने x को 5 वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि ये लाइन वाली जो कमांड है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपको नीचे एग्जीक्यूट होती हुई दिख भी जाएगी। उसके बाद आपने दूसरी लाइन लिखी x प्लस 5 और इसके बाद आपने फिर से कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा 8। इस तरीके से आपकी जो बेसिक कमांड है वो चलती है और लाइन बाय लाइन आपकी कमांड एग्जीक्यूट होती है। अब मान लो आपने क्या किया, पूरा ये दोनों सेंटेंस लिख दिए। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो कि मैं बार बार एग्जीक्यूट ना करूं, एक ही बार कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ कीज दबाऊं कि ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करोगे, जब मैं आपको प्रैक्टिकल वाली चीज़ बताऊंगी, तो हो सकता है ये बेसिक चीज़ें जो मैंने यहाँ बता दी है मैं वहाँ दोबारा रिपीट ना करूँ। तो आपको ये वाली कमांड लगानी पड़ेगी। उससे आपका क्या होगा कि आपका जो भी करंट में जितनी भी आपकी कमांड लिखी होगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। नाउ मूविंग अहेड, अर्थमेटिक ऑपरेशन। देखो, आर कई सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखो जो आर का डेटा स्ट्रक्चर है उसका जो सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है वो है वेक्टर। अब वेक्टर क्रिएट करना आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आर का पूरी की पूरी कमांड, सारे ऑपरेशन सब वेक्टर पे चलते हैं। अब ये वेक्टर क्रिएट कैसे करते हैं, तो ये वाला जो फंक्शन है ना इसकी हेल्प से वेक्टर क्रिएट होता है। आपको क्या करना है, मान लो मार्क्स है, तो कई सारे मार्क्स है, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मार्क्स, देन ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, एंड देन ये सी फंक्शन में आपको सारे मार्क्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, वेक्टर ना सेम टाइप की वैल्यू लेता है। जैसे यहाँ पे न्यूमरिक डेटा दिया आपने, वो ठीक है। अगर आप 70 लिखने के बाद किसी का नाम लिखने लगो, लाइक मोहन, ठीक है, तो वो वेक्टर आपको एरर शो कर देगा। या तो आप फिर क्या करो कि आप सारे अल्फ़ाबेटिक जो है वही दो, लाइक कि सबके नाम ही लिखो, मोहन, ठीक है, सोहन, सबके नाम लिखो, तो वो फिर भी ठीक है, क्योंकि वेक्टर एक ही टाइप का, एक ही डेटा टाइप जो है वो लेता है। देन कोई अगर आपने मान लो फंक्शन बना लिया, तो उसका आप कॉल कैसे करोगे? जैसे कई सारे ना बिल्ट इन फंक्शन भी होते हैं आर में। अब जैसे कि आपको किसी का मीन निकालना है, ठीक है, इन्हीं मार्क्स का मान लो आपको मीन निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, मीन लिखना होगा और आपको पैरेंथेसिस ब्रैकेट में ये मार्क्स लिखना होगा और आपको इसका मीन निकल के आ जाएगा। प्रैक्टिकल में जब पढ़ाऊंगी तो और थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगी, बट चीज़ें समझ लो। ऐसा ना हो कि प्रैक्टिकल में जब आप आओ पढ़ने तो नील बटे सन्नाटा हो, ऐसा ना होना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट इज कमेंट इन आर। अब ये वो वाला कमेंट नहीं है जो लोग चलते फिरते एक दूसरे को पास करते हैं, नहीं नहीं, ये आर का कमेंट है, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो देखो कमेंट क्या होते हैं, ये हैश सिंबल से लिखे जाते हैं, ठीक है, और ये कमेंट ना एग्जीक्यूट नहीं होते। आपकी जो कमांड है, जो भी आप कमांड लिखते हो वो तो एग्जीक्यूट होती है, लेकिन कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते, बस ये आपके कोड को एक्सप्लेन करते हैं।
मान लो कई टाइम बाद, 1 या 2 साल बाद आपने क्या किया कि अपना कोड पढ़ना शुरू किया। अब उस टाइम पे तो आपने लिख दिया, बट बाद में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये कमेंट आपकी हेल्प करेंगे। या आपके अलावा आपके टीचर आपका कोड पढ़ रहे हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, उस केस में कमेंट उनकी हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि आर के लिए ये वाली और ये वाली टर्म अलग अलग है। अब आप कहोगे मैम डेटा ही तो लिखा है, हाँ डेटा ही लिखा है, लेकिन एक जगह पे अपर डी लिखा है, ठीक है, और एक जगह पे स्मॉल डी लिखा है, तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है फॉर द आर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देन नेक्स्ट इज ब्रैकेट एंड स्ट्रक्चर। देखो पैरेंथेसिस का यूज़ किया जाता है फॉर अ फंक्शन और कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है लूप एंड कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। इसके अलावा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है इंडेक्सिंग करने के लिए एलिमेंट की। अब इंडेक्सिंग क्या होती है तो वो चीज़ मैं प्रैक्टिकल वाली वीडियो में आपको समझाऊंगी, बस अभी इतना याद रखो कि इंडेक्सिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल वैसे मैंने दिया है, पढ़ के समझ लो तो अच्छी बात है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पैकेज एंड लाइब्रेरी। देखो पैकेज एंड लाइब्रेरी अभी तक मैंने आपको कई बार बता दिया है कि लाइब्रेरी का क्या करा जाता है, हम लोड करते हैं। पैकेज क्या होता है, पैकेज ऑलरेडी इतनी बार समझा दिया, दैट इज कलेक्शन ऑफ फंक्शन, डेटा सेट, डॉक्यूमेंटेशन, बंडल जो टुगेदर किए जाते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। अब मैं आपको ना सिर्फ डिफरेंस बताऊंगी पैकेज एंड लाइब्रेरी के बीच का, क्या डिफरेंस है। तो देखो पैकेज वो एक्चुअल कलेक्शन ऑफ फंक्शन और टूल होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन लाइब्रेरी की फॉर्म में हम उस पैकेज को ना लोड करते हैं आर में ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। तो हम कह सकते हैं पैकेज इज व्हाट वी इंस्टॉल एंड वी लोड इट एज अ लाइब्रेरी, ठीक है। अब पैकेज की इंपॉर्टेंस क्या है, इतना हमने पढ़ लिया कि पैकेज पैकेज होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है पैकेज की। तो पैकेज को यूज़ करके हम आर की कैपेबिलिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये हमें एक रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर अ कॉम्प्लेक्स टास्क, वरना आपको पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा बार बार, लेकिन पैकेज इंस्टॉल करके आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देन ये आपका एफर्ट और टाइम भी सेव करता है और आपको स्पेशलाइज एनालाइज में सपोर्ट करता है, जैसे कि मशीन लर्निंग एंड टेक्स्ट माइनिंग। नाउ मूविंग टू द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर पैकेजेस इन अ बिजनेस एनालिटिक्स। ये कुछ पैकेजेस होने वाले हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे और आपको यूज़ करने हैं, तो आप थोड़ा इनके बारे में समझ लो। पहले तो ggplot2 ही है, ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब आपके जितने भी ग्राफ बनेंगे ना वो इसी पैकेज की हेल्प से बनेंगे। डिप्लॉयर फॉर डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। रीड एक्सेल के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि रीड एक्सेल क्यों होता है, कि आपको जब एक्सेल फाइल इंपोर्ट करनी होती है तो उसके लिए आपको रीड एक्सेल यूज़ करना पड़ता है। कैरेट का होता है मशीन लर्निंग, ये आपको इतना यूज़ नहीं करना पड़ेगा बट हाँ आपको पता होना चाहिए। देन टेडी टेक्स्ट, इट्स फॉर टेक्स्ट एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे यूज़ करना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेटा स्ट्रक्चर इन आर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट फॉर्म में, ताकि हम ईजिली उसे एक्सेस कर पाएँ और एनालाइज कर पाएँ, ठीक है। आर हमें बहुत तरह के बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसमें से वेक्टर अभी आपको मैंने पढ़ाए ऊपर, मैट्रिसेस, एरा और कुछ और भी फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर हैं। अब वेक्टर को और डिटेल में समझते हैं। तो देखो वेक्टर नाम मोस्ट बेसिक और सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है आर का। इसको यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सेम डेटा टाइप के, जो भी ये मैंने आपको बताया भी था। इसका ना ये 1 डायमेंशनल होता है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना कि ये 1 डायमेंशनल होता है, क्योंकि अभी आके आप 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ोगे, ठीक है। किस तरीके से क्रिएट किया जाता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डेटा टाइप, दैट इज मैट्रिक्स। अब जो लोग मैथ्स के हैं या फिर आपने बिजनेस मैथ्स पढ़ा होगा तो उसमें आपको मैट्रिसेस तो आपने पढ़ी ही होगी। तो मैट्रिसेस क्या होती है, मैट्रिसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, है ना। तो मैट्रिसेस जो है वो 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर रो एंड कॉलम होती है। वेक्टर की तरह ही ये भी सिर्फ सेम टाइप के जो एलिमेंट है ना, सेम डेटा टाइप के जो एलिमेंट है वही स्टोर करती है। मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए आपको मैट्रिक्स फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है और कुछ इस तरीके से आपकी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डेटा टाइप, दैट इज एरे। देखो मैट्रिसेस अभी क्या बताया मैंने, 2 डायमेंशनल, वेक्टर क्या बताया 1 डायमेंशनल, जो एरे है वो है मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और एरे को कैसे हम क्रिएट करते हैं, तो एरे फंक्शन का यूज़ किया जाता है और कुछ इस तरीके से हमें एरे क्रिएट करना होता है। और मैट्रिसेस और वेक्टर की तरह ही ये सेम डेटा टाइप के एलिमेंट ही स्टोर करता है, इस चीज़ को याद रखना। नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट। लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने जितने डेटा स्ट्रक्चर पढ़े ना वो सेम टाइप के डेटा टाइप के एलिमेंट ही स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन लिस्ट में आप डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो एक साथ एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि अभी पहले देख लेते हैं कि लिस्ट कैसे बनती है। लिस्ट को बनाने के लिए हमें लिस्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है
और कुछ इस तरीके से आपकी लिस्ट दिखती है। अब आप इसमें देख सकते हो कि मैंने कैरेक्टर वैल्यू भी यूज़ करी है, न्यूमरिक वैल्यू भी यूज़ करी है और यहाँ पे मैंने वेक्टर का भी यूज़ करा है। तो द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट इज फैक्टर। फैक्टर डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है कैटेगरियल डेटा को स्टोर करने के लिए। अभी कैटेगरियल डेटा क्या होता है? तो कैटेगरियल डेटा ग्रुप या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे जेंडर, रीजन, प्रोडक्ट टाइप एंड कस्टमर सेगमेंट। हम फैक्टर फंक्शन का यूज़ करके फैक्टर को क्रिएट करते हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है। अब आप कह सकते हो कि मैम इसको तो हम ना जो हमारी लिस्ट है उसमें भी स्टोर कर सकते थे या किसी और डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते थे, हमें अलग से फैक्टर की ज़रूरत क्यों आती? तो देखो, आर जो है कैटेगरियल डेटा को डिफरेंटली ट्रीट करता है न्यूमरिक डेटा से, और ये हेल्प करता है क्लासिफिकेशन और मॉडलिंग टास्क में, रिग्रेशन और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए। ठीक है, तो इसलिए फैक्टर डेटा स्ट्रक्चर हमारे लिए अलग तरीके से ट्रीट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इज डेटा फ्रेम। अभी डेटा फ्रेम क्या है? तो डेटा फ्रेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर है आर के अंदर। इसको यूज़ किया जाता है टेबुलर डेटा को स्टोर करने के लिए। मान लो हमें कोई भी डेटा रो एंड कॉलम की फॉर्म में स्टोर करना है तो हम डेटा फ्रेम यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे कि मैम हम तो ये एरे में भी कर रहे थे, मैट्रिसेस में भी कर रहे थे। गाइस, वहाँ पे हम सिर्फ एक टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर सकते थे, है ना, सिंगल डेटा टाइप। अगर न्यूमरिक है तो न्यूमरिक और अगर अल्फ़ाबेटिक है तो अल्फ़ाबेटिक। बट डेटा फ्रेम के अंदर आप डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हो एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डेटा डॉट फ्रेम फंक्शन से हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और पहले में हमने नेम में क्या करा है, न्यूमरिक अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप यूज़ किया है, देन न्यूमरिक यूज़ किया है, देन अपना अलग तरीके से फिर से न्यूमरिक यूज़ करा है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आप इसे देखोगे ना, आउटपुट देखोगे, तो ये आपको एक टेबल एंड रो के फॉर्म में, मतलब रो एंड कॉलम के फॉर्म में आपका जो पूरा डेटा है उसको स्टोर करके दिखाएगा, जहाँ पे हर एक जो कॉलम है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा और हर एक रो जो है वो ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, अगर आपको नोट्स परचेस करने हैं, ये जो वीडियो में मैंने आपको जो नोट्स दिख रहे हैं, अगर आपको ये बाय करने हैं तो आप बाय कर सकते हो फ्रॉम द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगली जो वीडियो है, इससे जो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल शुरू करा दूंगी बिजनेस एनालिटिक्स का, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एंड में जाके आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मगअप करना पड़े। तो अभी से थ्योरी पढ़ा के प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगी, फिर थ्योरी पढ़ा के प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगी, ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आती रहे। एंड प्रैक्टिकल की वीडियो देखने से पहले प्लीज़ ये थ्योरी की वीडियो डिटेल में पढ़ लेना, समझ लेना, ताकि प्रैक्टिकल में आपको कोई दिक्कत ना हो। सो थैंक यू।